हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, शॉर्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर देख लिए थे वैद्युत चलन तक की। आज छठा चैप्टर है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, ठीक है। अब सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। उसकी मैंने वीडियो पहले से बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। आपको मिल जाएगा इस वीडियो में किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में 2 वीडियोस मिलेंगे, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब वो आप देख लेंगे तब आके आप किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ देखिएगा। और अगर आपको वो आता है तो आप बिल्कुल मत जाइए देखने के लिए, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पता है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और नहीं पता है तो पहले आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और पिछली वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन प्राचलों यानी कि बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात समझिए, जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य बना होता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य होता है, वो भी क्या करता है, धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालता है। जैसे सेल से बाहर देखिए, जैसे विद्युत सेल होता है वो क्या करता है कि धारा को प्लस से माइनस की ओर भेजता है, और सेल के अंदर धारा माइनस से प्लस की ओर चलती है, ठीक है, बात समझिए। और जो विद्युत अपघट्य है यानी कि सेल का जो घोल है वो उस धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध डाल देता है, और इसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात देखिए लिखी हुई, जब किसी सेल से बाह्य परिपथ में धारा भेजते हैं तो सेल के भीतर वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, ठीक, समझ रहे हैं भाई। बाहर कैसे प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सेल के भीतर वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। इस वैद्युत धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको वीडियो पॉज करके हम आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम उसे जो है लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, अब देखते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले लिखेंगे फिर आप समझ लेंगे ये चीजें। हटा दें इसको, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए, लिख दिया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसके किसके पर निर्भर करता है, समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, ये प्लेटों के ये जो डूबी प्लेटें होती हैं, घोल में डूबी जो प्लेटें होती हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। दूसरा, घोल में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। जैसे क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, ये अपघट्य की सांद्रता यानी कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुपाती होता है। चौथा पॉइंट क्या है, ये वैद्युत अपघट्य व प्लेटों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये 4 पॉइंट है, इन्हें भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसे हटाते हैं, ठीक है, देख लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको मैंने पूरा अंतर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है समझ लीजिए। 3 अंतर निम्न हमने लिखे हैं, उन्हें आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, पढ़ के बता देते हैं क्या क्या अंतर है, फिर इसे समझाते हैं। पहली बात है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, याद रखिएगा, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। जबकि सेल द्वारा बाह्य परिपथ में, जो सेल से बाह्य परिपथ जुड़ा है, प्रतिरोध वगैरह, उसमें बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल के सिरों के बीच क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित जो ऊर्जा खर्च होती है, भाई एकांक आवेश को जो है सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल के बाह्य, ठीक है, देखिए बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत वाहक बल का मान एक सेल के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। बात समझिए, ई का मान, वैद्युत वाहक बल क्या होता है, कैपिटल ई होता है, उसका मान एक सिरे के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। जबकि
टर्मिनल विभवांतर का मान सेल से धारा, देखिए अधिकाधिक धारा लेने पर क्या रहता है, घटता जाता है। जैसे जैसे धारा लेते रहेंगे हम सेल से, टर्मिनल विभवांतर का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है खुले परिपथ में, परिपथ खुला हुआ है तो सेल के दोनों ध्रुवों के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब परिपथ खुला होगा तो उनके जो सेल के दोनों ध्रुव हैं उनके बीच जो विभवांतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत वाहक बल कहेंगे। लेकिन जब परिपथ बंद होगा तो सेल के दोनों ध्रुवों के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया है टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में अंतर। इसे वीडियो पॉज करके आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हटा दें इसे यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो परिपथ दे रखा है इसमें धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिपथ बना लेते हैं। देखिए ये है बिंदु O, ठीक है, कौन सा बिंदु है, ये बिंदु O है। अब इससे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध कोई भी लगा हुआ है, इस पे 6 एम्पियर की धारा आ रही है इसकी ओर। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध जो लगा हुआ है इससे कितने एम्पियर की धारा आ रही है, इससे आ रही है 3 एम्पियर की धारा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी धारा आ रही, ठीक है। एक प्रतिरोध इधर लगा हुआ है और इस वाले तार में इससे जा रही है धारा 3 एम्पियर। उसके बाद इधर भी एक प्रतिरोध है जिसमें तार में धारा जा रही है 10 एम्पियर और एक इस साइड में प्रतिरोध लगा है, इसमें आई धारा का मान हमें निकालना है। ये धारा मान लीजिए आ रही, इसमें चित्र मैंने दिया लेकिन ये आ रही है। ठीक है, आ रही क्यों, अभी बताते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें आई का मान हमको ज्ञात करना है। अगर हम गौर से देखें तो अगर आपने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो में पढ़ा होगा जाके, और ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा जाके, डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने पहला नियम पढ़ा है तो वो था संधि का नियम, और संधि का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि में मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से सिग्मा आई यानी कि समग्र धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा आई बराबर 0। अब इसमें होता क्या है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं उन्हें पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लिया जाता है। तो देखिए जो ओर आ रही, सबसे पहले तो ये आई हो गई, इसलिए इधर की ओर बनाया है हमने चित्र, ठीक, क्योंकि इसमें बना नहीं था। आई हो गई, दूसरी हो गई जिसे 6 एम्पियर की धारा देखिए ये आ रही है यानी कि प्लस का 6 एम्पियर। उसके बाद यहां से इधर आ जाइए, ये जा रही है तो ये किस में लिया रहेगा, माइनस का 3 एम्पियर। उसके बाद ये भी देखिए आ रही है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का 3 एम्पियर। ठीक, और फिर ये भी जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 एम्पियर बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए 3 एम्पियर प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6, अब आई प्लस का 6 एम्पियर माइनस का 10 एम्पियर कितना हो गया, माइनस का 4 एम्पियर हुआ बराबर 0। यानी कि आई का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 उधर गया प्लस में हो गया 4 एम्पियर। ये हमारे पास धारा का मान आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर किरचॉफ का नियम पता है तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, ठीक है, एक बैटरी को समझ लीजिए बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। कह रहा है सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए बाह्य सिरों से जोड़ दिया गया तो खुले सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो उन दोनों के विभवों का अंतर होगा, मतलब वो क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा, तो वहां पे तो V निकालेंगे। और फिर कह रहा है सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए, यानी कि हमें I का मान निकालना है। तो पहले I निकालेंगे तब हम निकाल पाएंगे फर्स्ट पॉइंट। देखिए दे रखा है जो हमें लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल। ठीक,
यानी कि विद्युत वाहक बल क्या दे रखा है हमें, ई का मान दे रखा है। ई बराबर कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, अभी ये बताया आंतरिक प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, आंतरिक स्मॉल आर कितना दे रखा है, 0.2 ओम। ठीक। उसके बाद है 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, मतलब आर का मान दे रखा है कितना, 2.8 ओम। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि विभवांतर मतलब V का मान हमें निकालना है, और सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट में हमसे कह रहा है कि I का मान निकालिए। तो पहले हमको सेकेंड पॉइंट निकालना होगा, तभी तो हम फर्स्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, 1.5 वोल्ट। जब बाह्य प्रतिरोध लगा दिया गया तो कुछ ना कुछ विभव में क्या आया होगा, कमी आई होगी। तो वही क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि धारा भेजना है ना प्रतिरोध के अंदर भी। तो अब देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसके भी दो तरीके हैं, अभी बताते हैं कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले सेकेंड पॉइंट निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा और इंटर भी पढ़ा होगा कि आई बराबर क्या होता है, ई के बटे में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई का मान कितना है 1.5, और कैपिटल आर का मान कितना है 2.8, और स्मॉल आर का मतलब है कितना है, मान है 0.2। यहाँ से अगर आप देखें तो हो जाएगा 1.5 बटे 2.8 और 0.2 मिलके कितना हो गया 3.0। यही तो हुआ, 3 ही हुआ भाई। 28 से 2 30 और बीच में पॉइंट लगा हुआ था 3.0। ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 15 दूनी 30 कितना आया 1/2। यहाँ हम आई का मान कह सकते हैं 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, धारा का मान आ गया। अब हम फर्स्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से V का मान कैसे निकालते हैं, देखिए अब बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया, कुछ ना कुछ कमी आई होगी अंतर में, तो कैसे निकलेगा, V बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि सेल से धारा ली जा रही है, दी जा रही होती है तो प्लस होता है, आप जानते हैं। V बराबर ठीक E का मान कितना है, E का मान है 1.5 माइनस आई का मान है 0.5 और R का मान है 0.2। यहाँ से V बराबर कितना हो गया 1.5 माइनस, देखिए 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, और एक यहाँ दशमलव है, फिर गुणे में यहाँ पे दशमलव है, तो 1 और 2, 2 के बाद गुणे में भी 2 के बाद दशमलव आ जाएगा ना, तो 10 से अगर 2 दशमलव पहले लगाएंगे, 2 डिजिट पहले 0 लगाएंगे, यानी कि 0 और 1 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा 0.1 बचेगा। यही तो बचेगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, 0.1। अब बात बताइए V का मान कितना आ गया है, 5 में से 1 चला गया 4, पॉइंट से पॉइंट आ गया बीच में, और 1 का 1 आ गया, तो 1.4 वोल्ट। आप ऐसे ना निकाल पाए तो आप एक फॉर्मूला और जानते हैं ओम के नियम से, V बराबर I इंटू आर। अभी जो बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है I का मान है 0.5 और R का मान कितना आया है, देखिए नहीं दे रखा है 2.8। क्लियर, पॉइंट है, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 14/10 का मतलब क्या 1.4 ही तो होता है। तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे अगर ये निकाल ली तो आपको कैपिटल रखना होगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखिए, कह रहा दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है फर्स्ट परिपथ में धारा, दूसरा है बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। देखिए परिपथ अगर हम बनाएं तो यहाँ पे एक बैटरी दे रखी है, उसके बाद एक प्रतिरोध है, ठीक है, नीचे यही हाल है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस इधर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग माइनस से हुई और ये प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों विद्युत वाहक बल एक दूसरे, मतलब ये यहाँ से भी धारा निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, मतलब टोटल विद्युत वाहक बल अगर निकाले तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ये इधर होता तो इसका मतलब यहाँ से धारा निकल रही होती है, इसके अंदर जा रही होती, तो ये फिर चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इधर से भी धारा निकल रही है और यहाँ से भी धारा निकल रही है, क्योंकि है ना, तो दोनों मिलके धारा निकालना है, यानी कि टोटल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये प्रतिरोध एक लगा हुआ है, इसके बाद बंद हो गया। ठीक, इसका नाम दे दिया गया है A B
सी और डी। ठीक, प्रतिरोध का मान क्या क्या है, 6 ओम है और कितना है, 12 ओम है। ठीक, विद्युत वाहक बल ये 10 वोल्ट है और ये कितना है, ये 12 वोल्ट है। ठीक, ये हमें दे रखा है। पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I का मान हमें निकालना है। सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि ए तथा बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर VAB, ये हमको निकालना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल प्रतिरोध। और देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V/R, I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक, अब यहाँ पे E दे रखे हैं तो हम टोटल विद्युत वाहक बल निकाल लें, टोटल प्रतिरोध निकाल लें, टोटल विद्युत वाहक बल टोटल प्रतिरोध कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। देखिए क्या मिलेगा समझते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा। अब प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहां से भी देखिए धारा निकल रही है और यहां से भी धारा निकल रही है, मतलब यहां से ये दोनों मिलके धारा निकालना है कि नहीं निकालना है, इसलिए। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 और 12, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 बराबर कितना, 22 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए जो धारा यहां से निकल रही है, मतलब जो धारा इस वाले प्रतिरोध में जा रही है वही तो इसमें जा रही है, मतलब ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर टोटल प्रतिरोध पूछे तो कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 18 ओम। यहां तक कोई समस्या नहीं, 18 ओम हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग धारा। तो परिपथ में धारा फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या हो जाएगा भाई, कुल वैद्युत वाहक बल E बटे R, V तो है नहीं तो क्या हो जाएगा E बटे R, है ना। अब देखिए E बटे R बराबर E का मान कितना निकाला अभी हम लोगों ने, 22, और R का मान कितना निकाला, 18। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 होता है, 2 9 18, मतलब I का मान कितना आ गया हमारे पास, 11/9 एम्पियर आ गया। ठीक, ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब हमसे सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे निकालते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए हमें निकालना क्या है, VAB। फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस I इंटू R, यही तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब A और B के बीच निकालना है, तो इन्हीं के बीच का हम प्रतिरोध और विभवांतर ले लेंगे, विद्युत वाहक बल ले लेंगे। E का मान कितना है, 12, ठीक, माइनस I का मान कितना आया है, देखिए 11/9 आया है। और R की जगह क्या हम रखेंगे, ये वाला R जो है कैपिटल R, इसको रख देंगे, R1 मान सकते हैं। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, तो ऊपर आया 44, नीचे आया 3, 12 तिहाई 36 माइनस 44 बटे में 3 VAB। तो कितना आ गया, 36 में से 44 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1, 12, तो सही है, ठीक ही तो है। 14 में से 6 गया 8, नहीं गलत है, 14 में से 6 गया 8, 8/3 माइनस का 8/3 वोल्ट। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हटा दें इसे यहाँ से। 6 देखिए, कह रहा है निम्न संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे बना लेते हैं हम लोग आराम से, क्योंकि अगर हमने ये बना लिया कायदे से तो ही हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, वरना तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कौन श्रेणी में कौन समांतर में। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इससे पहले यहाँ पे कोई बिंदु A है, इससे ये गया है प्रतिरोध 1, आगे एक और गया है प्रतिरोध,
इसके बाद एक और है और फिर ये बिंदु बी है, ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद ए से लगा करके 8 और 6 के बीच, मतलब यहाँ के बीच से यहाँ आया है एक लाइन, और एक लाइन यहाँ से हटके यहाँ गई है, इसके बीच एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इसके बीच एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रतिरोध के मान क्या है, 3 3 8, 3 ओम, 3 ओम, 8 ओम, और नीचे क्या है 8 ओम 6 ओम, नहीं और 6 क्या है 6 ओम और 6 ओम। अब अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, जब समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ध्यान हमारा जाता है व्हीटस्टोन सेतु की तरफ, क्योंकि 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, लेकिन ये P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S के रूप में से बनाना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं बनाएंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे। तो चलिए उसको बनाने का तरीका ढूंढते, कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जिन बिंदुओं के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है उनके बीच एक काल्पनिक बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या लगा ली, काल्पनिक बैटरी लगा दी, ठीक। अब बात सुनिए, यहां से विभवांतर हम V देते हैं, तो इस V का मतलब क्या होगा, एक तरफ 0 होगा एक तरफ V होगा, ठीक है। जब V और 0 विभव होगा तभी तो उनका अंतर आएगा V, तो ये विभवांतर हो गया, ठीक। अब बात समझते हैं, यहां से सिंगल लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, विभव पता नहीं होगा, इसका मतलब जितना V यहाँ पे वही V यहाँ पर होगा। यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पर है, तो यहाँ होता 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 यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। अब बात समझिए, यहाँ पर तो 0 होगा, लेकिन ये लाइन यहाँ से होके कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, मतलब बीच में एक प्रतिरोध है, तो कुछ ना कुछ तो विभव ये खा जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, विभव होगा। जब होगा तो यहाँ पर अगर V है तो यहाँ मान लेते हैं भाई A पर अगर V है तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ B पे कितना है, 0 है, तो यहाँ से होता हुआ इधर आ रहा है तो यहाँ भी कुछ खा जाएगा, यानी यहाँ 0 नहीं होगी, यहाँ भी कितना आ जाएगा, D आएगा। अगर ये तार ना होता तब यहाँ V था, यहाँ भी V हो जाता, यहाँ कितना था, 0 था, तो ये अगर प्रतिरोध ना होता तो यहाँ क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन बीच में प्रतिरोध लगे हैं, और प्रतिरोध अगर प्रतिरोध या संधारित्र कुछ लगा हुआ है तो पक्का वो कुछ ना कुछ विभवांतर खाएगा और आगे जाके क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो हमने ये C मान लिया, ये D मान लिया, आप XY भी मान सकते हैं। अब इस चित्र को पुनः बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये बैटरी थोड़ी छोटी कर दें वरना क्योंकि हमारा बोर्ड ही छोटा है। देखिए इसको एक बार फिर से बनाते हैं हम लोग, 0V। अब इस चित्र को जब हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए 4 बिंदु मिल गए, एक तो मिला हमें A जिसपे कितना है, V विभवांतर है, और एक मिला इसके सामने हमको B पे कितना है, 0 दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद एक हमको C मिला है और एक हमको क्या मिला है, D। 4 बिंदु हमको मिल गए हैं, समझिए। अब गौर से देखिए तो A और C के बीच में 3 ओम लगा हुआ है, लगा दीजिए, कितना लगा हुआ है, 3 ओम लगा है। फिर D और C के बीच 8 ओम लगा है, तो D और C के बीच कितना लगा हुआ है, 8 ओम लगा हुआ है। उसके बाद देखिए C और B के बीच कितना लगा हुआ है, 6 ओम लगा हुआ है, इसे लगा देते हैं। अब A और D के बीच 3 ओम लगा है, इसको लगा देते हैं। उसके बाद जो है बचा क्या, D और कितना बच रहा है, B बच रहा है, तो D और B के बीच कितना लगा हुआ है, 6 ओम लगा हुआ है। कोई समस्या। अब बैटरी जो थी उसे लगा देते हैं, माइनस प्लस V, दिख गया व्हीटस्टोन सेतु। अब आपको दिख रहा होगा कि अब सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है तो किस इसमें धारा नहीं बहेगी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चित्र को व्यवस्थित, ठीक है, चित्र को व्यवस्थित करने पर, ठीक। अब हमें दिख क्या रहा है, 3/6 बराबर 3/6 बराबर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी कि फिर 3/6, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना P अपॉन Q है वही R अपॉन S की क्या है, बराबर है, यानी कह सकते हैं अतः P अपॉन Q
बराबर R अपॉन S, ठीक है। अर्थात ऐसे लिख दें, अतः ये व्हीटस्टोन सेतु है, यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। अतः ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। इसलिए 8 ओम में क्या होगी, धारा नहीं बहेगी, अतः 8 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब एक बार बताइए मुझे, गौर से देखिएगा, हमें क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से धारा आई जाएगी और वापस भी आई आएगी, लेकिन यहाँ जाने के बाद दो भागों में बटेगी, I1 और I2। अब इसमें धारा जा नहीं रही तो I1 यहाँ जाएगी, ये इसमें जब नहीं जाएगी तो यहाँ से होती हुई इसमें चली जाएगी, ये ऊपर नहीं जा सकती, यहाँ से होती हुई कहाँ निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी। अब इसका मतलब देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, समान धारा जा रही है। तो हम कह सकते हैं इसलिए 3 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9 ओम, ठीक। इसी प्रकार अब देखिए ये दोनों हो गए, इसी प्रकार ये दोनों भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होंगे, तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार 3 ओम 6 ओम श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। अतः तुल्य प्रतिरोध अब इनका क्या मान लें, हम R डैश मान लें, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 6 बराबर में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 9 ओम, ठीक। अब गौर से देखिए, इनको सॉल्व करने पे 9 ओम आया, इनको सॉल्व करने पे 9 ओम आया, दोनों अब किस क्रम में हो जाएंगे, एक में I1 जा रही, एक में I2, समांतर क्रम में हो जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। अब 9 ओम 9 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, अतः परिपथ का तुल्य, या क्या कह रहा था हम लोगों से, कह रहा था A और B के बीच ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे, अतः A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध यहीं पे लिख दें, लिख तो रहा होगा, ठीक है। 1/RAB बराबर 1/9 + 1/9, R1 + R2, R1 1/R1 + 1/R2 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2/9, यानी कि इसको पलट देंगे तो RAB का मान कितना आ जाएगा, 9/2 ओम। ये हमारे पास हो गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब 9/2 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर में अगर आप लाना चाहें तो लिख सकते हैं 4.5 ओम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हटा दे इसको, चलिए हटाते हैं। नंबर 7 देखिए, ठीक है, कह रहा दिए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इसमें धारा निकालनी है, यानी कि I1 का मान निकालना है। अब आप गौर से देखिए तो ये एक परिपथ बनके तैयार है, इसमें यहाँ ये एक सेल है और एक सेल ये है, इससे धारा निकल रही है I1, इससे निकल रही है I2, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? बात ये कि ये जब I1 यहाँ आ रही है और यहाँ से I2 आ रही है, तो यहाँ पे दोनों संधियों पे धारा मिल रही है, मतलब संधि पे धारा क्या मिल रही है।
अब मिलने के बाद I1 प्लस I2 इस 6 ओम में जा रही है, उसके बाद जब वापस आ रही तो I1 इस पे निकली जा रही है और I2 इधर आई जा रही है। क्लियर। अब बात ये है कि हमें निकालना है I1 का मान, तभी तो हम निकालेंगे 10 ओम में प्रवाहित धारा। तो यहां पे लगेगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, इसीलिए कहा था पहले ही कि किरचॉफ के नियम को पढ़ के आइएगा। इसको मान लेते हैं पाश 1 और इसको मान लेते हैं पाश 2। अब हम स्वतंत्र हैं चलने के लिए, किधर से भी हम इसको चल सकते हैं, चाहे ऐसे चलें क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हम चलेंगे इस वाले पाश में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, कैसे लगाते हैं किरचॉफ का नियम, देखिए लिखेंगे क्या, बंद पाश 1 में, ठीक है, 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के, देखिए दो धाराएं हैं I1 और I2, तो इनको निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए किरचॉफ के नियम से। ठीक, अगर हम बंद पाश 1 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमने किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो है किसी भी पाश में लगे प्रतिरोध तथा उसके संगत धारा का जो गुणनफल होता है, यानी बहने वाली किसी पाश में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल सारे का बीजगणितीय योग, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, अब बात सुनिए, जब हम ऐसे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, एक बार जब ऐसे चलेंगे तो हमें सेल नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्रतिरोध देखना है, उसमें प्रवाहित धारा देखनी है। तो हम ऐसे चल रहे हैं, अब हम इधर चल रहे हैं, धारा भी इधर चल रही है, तो हम मान तो प्लस में लेंगे। तो I1 यानी कि 10 ओम में धारा कौन जा रही है, I1 जा रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10 I1 लिख देंगे। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हम जिधर चल रहे हैं धारा भी हमारे ही डायरेक्शन में चल रही है। उसके बाद हम जब ऐसे आ रहे हैं, उसके बाद ऐसे आ रहा है, उसके बाद वापस जाएंगे, जब वापस जा रहे होंगे तो देखिए धारा भी इधर जा रही है और हम भी इधर जा रही हैं, तो फिर प्लस में लिया रहेगा तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए 6 ओम है, 6 ओम है, इसमें धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2। अब वापस जा रहे हैं तो देख रहे हैं सब प्रतिरोध खत्म हो गए। अब क्या लगाएंगे, बराबर। अब फिर से चलना स्टार्ट करेंगे और क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये माइनस से प्लस है। अब हम जो चल किधर से रहे, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, यानी कि जब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार चले तो हमने देखा सिर्फ एक सेल लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, 3 वोल्ट हो गया, 3 लिख देते हैं खाली, समीकरण 1। या भी ना मानिए तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए, नहीं समझ आ रहा तो वीडियो जरूर देखिए, किरचॉफ का नियम आप समझ जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 I1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 I1 प्लस 6 I2 बराबर 3। ये हो जाएगा 10 I1, नहीं देखिए 10 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नहीं 16 I1 प्लस 6 I2 बराबर का 3। ये हो गया समीकरण 1। हमें सिर्फ I1 का मान निकालना है, इसलिए एक समीकरण बना लेते हैं और सॉल्व करके सिर्फ I1 निकालेंगे और हमें टेंशन नहीं रहेगी। अब अगर हम बंद पाश 2 की बात करें, एक पाश ये खत्म, अब 2 की बात करते हैं, समझ गए। चलिए, बंद पाश 2 में, ठीक है, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से अब हम किस डायरेक्शन में चलते हैं, अब इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज। कोशिश करिएगा जिधर आपको आसानी से प्लस मिल जाए उधर चलिए, ताकि फायदा रहेगा कि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब जब ऐसे चल रहे हैं तो सबसे पहले फिर से हम धारा देखेंगे, तो यहाँ से I2 चल रही, तो I2 के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 3 ओम मिला, 3, और इसमें धारा कौन जा रही है, I2 जा रही है। उसके बाद ऐसे आने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ पर आए, फिर हमें 6 ओम प्रतिरोध मिला और I1 I2 इसमें धारा मिली, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे, अगर 6 I1 प्लस 6 I2 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ से वापस आ गए और खत्म प्रतिरोध। अब बराबर लगाएंगे, फिर से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और कहाँ चलेंगे, विद्युत वाहक बल देखेंगे। तो चल तो ऐसे ही रहे थे, तो फिर से देखिए सेल में माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो प्लस ही तो लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। अब हम देखें यहाँ से, तो 6 I1 हमें ऐसे ही मिल गया, फिर हमें मिला 3 प्लस 6 I2, 3 I2 6 I2 कितना हो गया, 9 I2 हो गया, बराबर 4.5। अब आप देखिए तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, भाई 3 कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, देखिए 3 यहाँ भी इसके साथ भी गुणे में होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 तिया 45, तो 3 तो बाहर निकलेगा ही। जब 3 बाहर निकलेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 I1, ये बचेगा 3 I2 बराबर
4.5। बहुत गौर से देखिए, 3 दूनी 6, 3 13, लिखा तो वही हुआ है ना। तो 3 से काटेंगे 15 3 45, कितना हो जाएगा 1.5। तो कितना हो जाएगा 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 1.5, समीकरण नंबर 2। बात सुनिए, इसको फर्स्ट ऐसे मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें i1 का मान चाहिए, i2 से तो मतलब है नहीं। तो क्यों ना i2 यहाँ है, i2 यहाँ, इन i2 को गायब कर दें। कैसे? अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, लेकिन समीकरण 2 को 2 से गुणा करें, तो ये 6 मिलेगा और ये 6 मिलेगा। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, i2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणे में 2, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब रखते हैं समीकरण के मान। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 रखते हैं, कितना 16i1, ठीक, प्लस 6i2 बराबर कितना है 3 है। अब समीकरण 2 रखते हैं इसके नीचे और उसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4i1, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6i2 बराबर भाई 15। डेढ़ का दुगना करिए 3 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखे दे रहे हैं। अब इसको करना है माइनस, तो माइनस में चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। 16 में से 4 गया 12i1, ठीक, 6i2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बराबर में, 3 में से 3 चला गया, 0 बचेगा। तो i1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। हमें क्या निकालना, 10 ओम। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए 6 ओम में कह रहा होता तो हम i2 भी निकालते और दोनों को जोड़ करके निकाल देते, लेकिन हमें सिर्फ 10 ओम में कह रहा है, तो बस 10 ओम में i1 जा रही है, i1 का मान 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 10 ओम में धारा, ठीक है, धारा i1 बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी वीडियो पास करिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हटा दें इसको यहां से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक की धारा भेजता है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक की धारा प्रवाहित की जाती है। समय बराबर है, स्मॉल r का मान दिया रखा है, मतलब स्मॉल r दे रखा है कि आंतरिक प्रतिरोध r है। कह रहा है यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, समझ के, ऊष्मा दोनों में क्या है, समान हो, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि r बराबर √r1 इंटू r2। सबसे पहले हम बात करें कि हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार दोनों प्रतिरोधों के लिए लिख लेते हैं, दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा समान है, अतः H1 बराबर H2। बात समझिए, देखिए जो कार्य किया जाता है, जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा प्रवाहित करने में, वही ऊष्मा के रूप में भी तो उत्पन्न होता है। यानी कि फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वैद्युत ऊर्जा का W बराबर P इंटू टी पढ़ा था ना। अब यही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो H बराबर यहाँ से P का मान होता है I और R के पदों में I² इंटू R, और ये क्या T। तो ये ऊष्मा का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अब देखिए H1 की जगह पे हम लिख सकते हैं I1², क्योंकि धारा तो अलग अलग बह रही है, ठीक, इंटू R1 इंटू स्मॉल t। बात समझ के देखिए, समय क्या है, बराबर है, समान पहले के लिए, इधर के लिए क्या हो जाएगा I2² R2 इंटू टी हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है हमें, R बराबर √,
जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सिद्ध करना है R बराबर R1 R2 और ये किस में है, अंडर रूट में है। ठीक, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इतना हमें सिद्ध करना है तो हटा दिया क्वेश्चन। अब बात सुनिए, I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन R प्लस आर होता है ना। तो अगर हम I1 की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, E के बटे में E अपॉन R1 प्लस आर, यानी कि R1 भाई R प्लस आर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू में, अच्छा T से T कैंसिल काट दीजिए पहले जब समान है तो, इंटू में क्या हो जाएगा R1 बराबर I2 की जगह पे E अपॉन R2 प्लस R इंटू में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब एक काम करते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमें जरूरत पड़ सकती है, से हटा देते हैं। अब देखिए ऊपर क्या इधर मिलेगा हमें, ई स्क्वायर बटे में ई स्क्वायर इंटू R1 बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस आर, इधर हमें मिला ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर इंटू में R2 बटे में क्या हो जाएगा R2 प्लस आर। ठीक, यहां से देखिए ई स्क्वायर से ई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर हमें क्या मिला R1 बटे में R1 प्लस आर, कुछ छोड़ रहे हैं क्या, हाँ भाई इसका स्क्वायर तो छोड़ ही रहे हैं, स्क्वायर बराबर इधर क्या मिला हमें R2 के बटे में R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसको इधर ले आई, इसको ऊपर ले आई, तो क्या हो जाएगा R1 के बटे में R2 बराबर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर बटे R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। यहीं पे एक चीज समझिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दें क्या, खोल सकते हैं ना, नहीं खोल सकते, हमें R1 R2 लाना है और R1 R2 भी आएगा, जिसको खोल दें उसको गुणा करें जाके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे लगा दें, तो हमें क्या मिलेगा यहीं पे लगा देते हैं। देखिए अगर इसको हम हटा दें यहाँ से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी कि 2R1 इंटू स्मॉल r। क्या नीचे भी यही सीन हो जाएगा सेम, R2 स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू आर। अब क्या कर दें, इनकी तिरछी गुणा कर दें आपस में, कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले ये वाले का हम इससे गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा R1 इंटू R2 स्क्वायर मिलेगा ना, फिर R से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा R1 इंटू स्मॉल r, फिर अच्छा R1 इंटू स्मॉल r, फिर इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2R1 R2 2R1 R2 स्मॉल r, ये गुणा इससे हमने करा दी। अब बराबर देखिए ये इससे करेगा तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू R2, गलती हो गई क्या, नहीं सही तो है, R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस फिर ये R2 जाएगा तो R2 R स्क्वायर प्लस, अब ये इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 2R1 R2 स्मॉल r। ठीक, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। इसको देखिए और इसको देखिए, ये बिल्कुल क्या था सेम था, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें जो हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है R1 R2 का स्क्वायर R1 R1 स्क्वायर R2 प्लस R2 R स्क्वायर। ठीक, यहां से कुछ रह गया क्या, हाँ ये R स्क्वायर रह गया। अब ये R स्क्वायर को हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक, कैसे देखिए यहाँ क्या है R1 R2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे R1 R2 का स्क्वायर, और इधर वाला जो ये है ना इसको हम इस साइड ले आते हैं, वो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू R2 बराबर R का मान लाना है, तो R वालों को एक पास हम कर रहे हैं, तो ये इधर आ गया, ये इधर तो है R2 R का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R1
आर का स्क्वायर। ठीक, अब इधर जरा गौर से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर तो कॉमन हमको दिख रहा है कि R1 और R2 अगर हम कॉमन ले लें, इसमें R1 R2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो इधर बचा क्या? इसमें से R1 बाहर निकल गया और ये R2 में से एक R2 बच गया, माइनस इसमें भी R1 R2 निकल गया तो R2 पूरा पूरा आ गया, R1 एक बच गया, लिख दिया। इसमें से अगर हम R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या अंदर बचेगा? R2 माइनस R1। ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो गया? R1 इंटू R2, यानी कि R का मान हो गया अंडर रूट R1 इंटू R2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हटा दे इसे यहाँ से। ठीक, नंबर 9 कह रहा दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना, वी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे 3 धारा आप देख रहे हैं, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, विद्युत वाहक बल ई का मान दे रखा है। अब हम किसी भी एक में धारा अगर निकाल लें, भाई इनके 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 सिरों के बीच ए भी लगा हुआ है और ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं आपको, तो जन्म धारा अलग अलग जा रही ना तीनों में, तो हम कह सकते हैं कि इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो सिंपल वी होगा। तो हम किसी में भी धारा निकाल लें और v बराबर ई माइनस आई इंटू आर लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। इसको माना है बंद पाश 1 बंद पाश 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज और बात को समझिए, I1 I2 I3 3 धाराएं हैं, तो इक्वेशन भी हमको 3 चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाते हैं किरचॉफ का नियम। बंद पाश 1 में किरचॉफ के नियम से हमें चल रहा है, हम कैसे चलेंगे देखिए, हम ये मान लेते हैं, देखिए ए है ये, तो बी ये होगा CDEFGH, ऐसा मान सकते हैं ना। हम चल कैसे रहे हैं, देखिए हम कैसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि इधर हमें प्लस मिलेगा ज्यादा, तो क्या मिलेगा? HCDB और H में ऐसे चल रहे हैं ना। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, हमने क्या बताया, सबसे प्रतिरोध देखते जाते हैं, फिर विद्युत वाहक बल देखेंगे। तो प्रतिरोध देखने के अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हाँ सही बात, सही लगा एक I1 इंटू 1 इंटू I1 का मतलब क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे आते 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 हम वापस जाएंगे, धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? बीच में माइनस हो जाएगा। 1 इंटू I2 का मतलब क्या हो जाएगा? I2 और बराबर, अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसे आएंगे तो ये इधर माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं तो 3, और इधर आने के बाद वापस जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब ये माइनस हो जाएगा 2। तो हमें क्या मिलेगा? I1 माइनस I2 बराबर में 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, तो ये होगी समीकरण 1। अब हम क्या लगाएंगे? बंद पाश 2 में, बंद पाश 2 में अब कैसे चलते हैं? इधर चलते हैं, बी नहीं GDEF और G में ऐसे चलते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग। तो फिर से जब लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हमें मिलेगा I2 इंटू 1, मतलब क्या मिलेगा? I2, है ना। और उसके बाद जब वापस आ रहे होंगे तो हम ऐसे जा रहे हैं, धारा इधर की ओर आ रही है, I3 आ रही है, तो इसमें क्या मिलेगा? माइनस लगाएंगे, I3 मिल जाएगा, V 1 से गुणा हो जाएगा, बराबर। गौर से देखिए, इधर से जाएंगे 2 और इधर आएंगे तो इस प्लस से माइनस जाएंगे, मतलब क्या होगा? माइनस। तो 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 2 ही तो 1 ही तो बचेगा। समीकरण कितना हो गया? ये 2 हो गया। अच्छा, एक ऐसे माना है, समीकरण 2 ऐसे मान लेते हैं। अब बात समझिए, I2 I3 I1 I2 मिला ना। हमें एक और इक्वेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम लगाए तो आप देख रहे हैं ये संधि डी है, इस पे I1 भी आई, I2 भी आई, I3 भी आई, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम से तो क्या लगाएंगे? किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम
नियम से, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब हम प्रथम नियम लगाएंगे तो कह देंगे इसकी सही धाराएं मिल गई यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। देखिए 3 हमको क्या मिल गई, धाराएं मिल गई, ठीक है, सॉरी 3 इक्वेशन मिल गया, 3 धाराएं भी निकालनी है। तो कोई भी एक निकाल लें, I1 निकाल लें, I2 निकाल लें, I3 निकाल लें, जो आसानी से निकल जाए हमें। और हम क्या करेंगे, V बराबर E माइनस, अब जो भी धारा निकलेगी उसी का E लगाएंगे, उसी का R लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप सॉल्व करते थे हाई स्कूल में, 9th में, 8th में, इक्वेशन वैसे सॉल्व करनी है। यहाँ लिखा है I1 इंटू I2, यहाँ लिखा है I2 इंटू I2 माइनस I3। अगर हम एक चीज देखें, अगर हम I2 का मान यहां से निकाल लें, एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, I1 का मान क्या मिलेगा, I2 उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस I2 हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से I1 तथा समीकरण 2 से I1 का मान I2 के पदों में, और यहाँ पे हम I3 का मान निकाल लेते हैं I2 के पदों में। तो I3 और I1 का मान रख देंगे, I2 का मान मिल जाएगा, है ना। समीकरण 2 से I3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। चलिए अब अगर रखेंगे तो I1 की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए 1 प्लस में I2, भाई ये I1 का मान यहाँ से निकालिए, I2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस I2। उसके बाद I2 है, I2 को ऐसे रहने दीजिए। I3 का मान देखिए, I3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से कहें आपसे I3 का मान, देखिए नहीं समझ में आया तो इधर देख लीजिए, I2 ये 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये I3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस I3। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, I2 माइनस 1, ठीक। तो I3 का मान क्या रख दें हम लोग, प्लस I2 माइनस 1, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब ये I2 माइनस, एक मिनट, ठीक है, ये I2 और I2 कितना हो गया, देखिए I2 कितना हो गया, 3I2 हो गया, बराबर 1 से 1 कट गया ना। तो 3I2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 था। तो I2 का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, I2 का मान प्राप्त हो गया हमको 0। बस अब I2 निकल गया, हम आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अतः A व B के बीच विभवांतर V बराबर VAB बराबर, देखिए I2 निकाल रहे हैं तो ये वाला विद्युत भाग बल रखेंगे E2 माइनस I2 इंटू ये वाला रखेंगे, यानी कि R2 रख देंगे, ठीक है, इसको हमने मान लिया। तो VAB इज इक्वल टू, देखिए E2 की जगह पे 2, I2 के 0, अब R2 की जगह 1 रखेंगे, खत्म बात, ये तो हो गया खत्म। तो VAB का मान कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहते हैं कि तीनों धाराओं का मान निकालिए, तो I2 निकाला। अब एक काम आप करिएगा, आप I2 का मान हमने निकाल दिया, I1 और I3 का मान निकालिएगा। उसके बाद उन तीनों से भी आप निकाल के देखिएगा विभवांतर क्या 2 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझ लीजिए सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चेक जरूर करिएगा, और चेक इसलिए भी करिए क्योंकि आपको I1 और I2 के मान अलग अलग पूछ भी सकता है। तो हम यहीं से देखें, अगर I2 का मान, तो I2 का मान हम यहाँ पे रखें तो I3 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा, I2 बराबर 0 रख देंगे, तो I3 का मान कितना मिलेगा हमें, -1 मिलेगा, ठीक। उसके बाद जब हम यहाँ पे I2 और I3, ये देखिए -1 मिलेगा, ये मिलेगा 0, तो यहाँ पे रख देंगे जब 0 और -1, ठीक। तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि I1 का मान हमें 1 मिल जाएगा। फिर आप जो है VAB निकाल सकते हैं तीनों से, ठीक, आएगा यही 2 वोल्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, ये जो परिपथ बना हुआ है व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इससे प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए जो है हम होमवर्क देते हैं, इसे आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर वो बताइएगा, फर्स्ट सेकंड लिख के इसका आंसर बताइएगा। तो ये किरचॉफ के नियम के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए, और किरचॉफ का नियम ना देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा जाके, और पिछली वीडियोस भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लीजिएगा जाके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, अगला वाला जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ये था, यानी कि चैप्टर नंबर 7 की वीडियो डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस डालेंगे। तो जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।